भाग पहला। हम एक बकेट ढोने वाली दुनिया में रहते हैं। आप कौन है, बकेट कैरियर या पाइपलाइन बिल्डर? ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। पेब्लो, जब अगली सुबह दोनों अपनी बाल्टी के साथ नदी से पानी लेने के लिए जाते हैं तो पेब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। दिन की एक पेनी के लिए बाल्टी ढोने के बजाय क्यों नहीं हम लोग नदी से लेकर गांव तक पाइपलाइन बिछा दें? ब्रूनो एक क्षण के लिए रुका। पाइपलाइन? ब्रूनो ने चिल्लाते हुए कहा, किसने सुना इसके बारे में? आप कौन है, एक बकेट कैरियर या पाइपलाइन बिल्डर? क्या ब्रूनो बकेट कैरियर की तरह तभी वेतन पाते हैं जब आप अपना काम दिखाते हैं, या आप पेब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह एक बार काम करते हैं तथा उसका परिणाम आपको बार बार मिलता है? यदि आप अधिकांश लोगों की तरह जो बकेट कैरिंग योजना के अंतर्गत काम करते हैं, तो मैं इसे पैसे को रोकने के समय कहता हूँ। आप इस ड्रिल को जानते हैं। 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे के वेतन के समान। 1 महीने का कार्य, 1 महीने के वेतन के समान। 1 साल का कार्य, 1 साल के वेतन के समान। ये सुनने में एक जैसा ही लगता है। बकेट कैरिंग के साथ समस्या ये होती है कि बकेट कैरिंग के रुकते ही पैसा भी रुक जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सुरक्षित नौकरी या ड्रीम जॉब एक भ्रम है। बकेट कैरिंग का अंतर्गत खतरा ये है कि आमदनी नियमित के बजाय अस्थायी हो जाती है। यदि एक सुबह उठने पर ब्रूनो की कमर में दर्द हो और वह बिस्तर छोड़ने में असमर्थ हो, तो उस दिन उसकी कमाई क्या होगी? 0। काम नहीं, पैसा नहीं। और ऐसा ही स्थिति किसी भी बकेट कैरिंग काम में होती है। यदि बकेट कैरिंग अपनी बीमारी या छुट्टी के दिनों में उपयोग कर लेता है तथा उसके बाद वह बकेट कैरिंग नहीं कर सकता, तो उसे वेतन का चेक नहीं मिलेगा। बकेट नहीं तो वेतन नहीं। डेंटिस्ट बकेट वहन नहीं करते। ये एक व्यवहारिक उदाहरण है। मेरी पहली वाली डेंटिस्ट एक बहुत ही बढ़िया डेंटिस्ट थी। वह एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे एक अच्छी टेक्नीशियन थी। जब भी मैं उसके पास इलाज के लिए जाता तो मैं कभी भी दर्द महसूस नहीं करता। साथ ही वह अपने काम को बहुत ही प्यार करती थी तथा उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे। वह हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम करती थी तथा 4 दिन वह अपने परिवार के साथ बिताती थी। वे एक ऐसा जॉब था जो उसे पसंद था। मैं मात्र 3 दिन काम करती हूँ, साल में $1 लाख से ज़्यादा कमा लेती हूँ। ये एक प्रकार से बकेट कैरियर ड्रीम जॉब था। समस्या ये हुई कि 40 साल की उम्र में उसके हाथ के आर्थराइटिस की बीमारी हो गई। परिणाम उसके लिए काम करना मुश्किल हो गया। इन दिनों वह एक अस्थायी विश्वविद्यालय में पढ़ाती है।
आज उनकी आमदनी पहले की तुलना में अस्थायी आधी हो गई है। यदि इसमें उनका कोई दोष नहीं, पर उसका ड्रीम जॉब अब जाता रहा। अब आप देखते मैं क्या कहता हूँ कि सुरक्षित जॉब जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखते हैं कि ऐसे लोग कितने असुरक्षित हैं। टाइम फॉर मनी ट्रैप के साथ समस्या ये है कि यदि आप समय का व्यापार नहीं कर सकते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैब्लो द पाइपलाइन मैन ने पहले ही बकेट कैरिंग जॉब की सीमा का अनुमान लगा लिया था और उन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था जिसके अंतर्गत उसके पास पैसे आते रहे, भले ही वह समय दे या न दे। पैब्लो ने ये महसूस किया कि बकेट कैरिंग में कोई सुरक्षित नहीं है। उसे ये समझ लिया कि पाइपलाइन आपकी लाइफलाइन होती है। यदि आपकी आमदनी रुक जाए तो आपका क्या होगा? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? यदि आपकी आमदनी कल रुक जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपका बिस्तर पर पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आप बीमार हो जाए तो अयोग्य हो जाए, बकेट कैरी करने के अयोग्य नहीं रहे। यदि किसी आकस्मिक बीमारी की वजह से आप पूरी बचत निकल जाए, आप क्या करेंगे? यदि आपके घोंसले में अंडा रात भर में ही तैयार हो जाए, यदि आपकी आमदनी कल रुक जाए तो आप क्या करेंगे? कब तक अपनी किस्त का भुगतान कर पाएंगे? अपनी कार का भुगतान कर पाएंगे? अपने बच्चों को स्कूल की फीस दे पाएंगे? 6 महीने, 3 महीने या 3 हफ्ते? यदि ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपके पास कोई लाइफलाइन जो आपके तथा आपके परिवार को बचा सके। यदि आप इस मुगलता में है कि बकेट कैरिंग का ये सिलसिला लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी रुक जाती है। आप किसी झाड़ू को आगे बढ़ाए, किसी कागज़ को आगे बढ़ाए या किसी प्रोफेशन को, आप पैसे को एक इकाई का समय की एक इकाई से व्यापार करते हैं। इसमें सुरक्षा कहाँ है? पाइपलाइन आपको नियमित भुगतान करता है। जैसे कि पैब्लो ने कहा, एक बेहतर तरीका अवश्य होना चाहिए और सौभाग्यवश ऐसा है। इसे पाइपलाइन कहते हैं। एक नियमित आमदनी, एक ऐसी आमदनी जिसमें आप समय दे या ना दे पैसा आता रहे। एक सच्ची सुरक्षा तैयार करने का एक ही तरीका हो सकता है जो पैब्लो ने किया। बकेट कैरिंग करने के दौरान एक ही पाइपलाइन बनाए। पाइपलाइन लाइफलाइन के समान होती है क्योंकि लोग इसमें टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। जब आप एक पाइपलाइन का निर्माण करते हैं तो आप सिर्फ एक बार करते हैं और उसका फ़ायदा आपको लगातार मिलता रहता है। पाइपलाइन 24 घंटे 7 वीक्स 365 डेज तक खुला रहता है।
इसका अर्थ ये है कि पाइपलाइन आपको तब तक भुगतान करेगा जब आप सो रहे होते हो या खेल रहे होते हो या रिटायर हो चुके होते हो या आप बीमार या काम करने के अयोग्य होते हो या कोई आपातकालीन स्थिति होती है। ये नियमित आय की ताकत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाइपलाइन आपकी लाइफलाइन है। पाइपलाइन्स इज इक्वल टू लाइफलाइन। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। अध्याय दूसरा। हम एक बकेट ढोने वाली दुनिया में रहते हैं। हमें एक बड़ा काम मिल गया है पेब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पेनी यानी $1 प्रतिदिन। मैं अमीर बन जाऊँगा। हफ्ते के अंत तक मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ। मई के अंत तक मैं एक गाय। 6 महीने के अंत तक मैं एक झोंपड़ी खरीद सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। हमें हफ्ते में काम नहीं करना पड़ेगा तथा प्रत्येक साल हमें 2 हफ्ते की छुट्टी वेतन के साथ मिलेगी। हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। पाइपलाइन के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। अपनी 4 वर्षीय बेटी को अपनी कार में उसके डैड केयर होम में छोड़ने के दौरान डॉक्टर पिता ने अपना स्टेथोस्कोप कार की सीट पर छोड़ दिया। लड़की स्टेथोस्कोप तक पहुंच गई और उसे खेलना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने सोचा, लड़की मेरी पदचिन्हों पर चलना चाहती है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल क्षण है। बेटी ने स्टेथोस्कोप को अपने गले में डाल लिया और सेंसर को माइक्रोफोन के सामान अपने सामने रख लिया। मैकडॉनल्ड में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? ये छोटी सी कहानी ये बतलाती है कि क्यों हम लोग बकेट कैरिंग जॉब के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसे कहते हैं बंदर की नकल करना। वह छोटी लड़की मैकडॉनल्ड इतनी बार गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को हेडसेट समझने की गलती कर डाली और वहाँ के कर्मचारियों की नकल करने लगी। उस छोटी लड़की की तरह ही अधिकांश लोग बकेट कैरिंग को पाइपलाइन बिल्डिंग समझने की भूल कर बैठते हैं। हमने देखा है कि 99% लोग बकेट कैरिंग करते हैं। अंत हमें ये समझ बैठते हैं कि अपनी ज़िंदगी से कुछ पाने का एक ही तरीका है, बकेट कैरिंग। बकेट वाहन बनाम वर्सेस पाइपलाइन निर्माण। यही कारण है कि पाइपलाइन निर्माण की ताकत को समझने में ब्रूनो को इतना वक्त लग गया। ब्रूनो की जानकारी में पेब्लो पहले पाइपलाइन बिल्डर था। ब्रूनो ने पाइपलाइन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उसे कुछ अलग लगा। उसके अनुसार ये सब कुछ अप्रामाणिक साथ ही जोखिम भरा था। अधिकांश लोग ब्रूनो की तरह ही सोचते हैं। जन्म से ही हमें अपने आसपास सिर्फ बकेट कैरिंग को ही देखा है। अंत हमें ये सब कुछ सच लगता है। ये मुझे एक स्टीर की याद
देता है जिसने मैंने हाल ही में देखा है। 1 लाख लेंसिंग गलत नहीं हो सकती। ऐसे ही लोग बकेट कैरिंग के बारे में भी सोचते हैं। 100 मिलियन बकेट कैरियर्स गलत नहीं हो सकते, वह हो सकते हैं। बकेट वाहन की खरीदारी। आइए इसका सामना करें। इस दुनिया में पाइपलाइन बिल्डर्स की तुलना में बकेट कैरियर्स की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बकेट कैरिंग एक मॉडल है जिसका अनुगमन हमारे माता पिता भी करते आए हैं और ऐसा ही उन्होंने हमें सिखाया है। बकेट कैरिंग मॉडल आपको ये बताता है कि बकेट कैरिंग की इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें आपको ये करना है। आप स्कूल जाए, सीखें कि कैसे बकेट को कैरी किया जाता है, कड़ी मेहनत करें, बड़े से बड़े बकेट को कैरी करने का अधिकार प्राप्त करें। बकेट कंपनी ए से इस्तीफा देकर बकेट कंपनी बी की नौकरी शुरू करें, जहां आपको बड़ा बकेट कैरी करने का मौका मिले। ज़्यादा देर तक काम करके करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बकेट कैरी कर सकें। बच्चों को बकेट कैरिंग कॉलेज में डालें। धातु के बकेट से प्लास्टिक और डिजिटल बकेट पर आए। ऐसा दिन के बारे में सोचें जब आप ऐसा करते हुए रिटायर हो जाएंगे। तब तक ये सब कुछ करते रहे। आखिर ऐसे लोग अपने प्रयासों को बदल क्यों नहीं पाते हैं? सच पूछिए तो कुछ नहीं। प्रेड पत्रिका के वार्षिक अंक व्हाइट पीपल अर्न द्वारा किए गए सर्वे अमेरिका में एक औसत श्रमिक प्रति वर्ष $28,000 कमाते हैं। उनमें से वह कर आदि के लिए 20% कम कर देते हैं, तो आपके पास अपने लिए $22,500 बचते हैं। अब आप यही सोचते हैं कि क्या इतना पैसे में 4 आदमी का परिवार अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर सकता है? इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकांश लोग अधिक पैसा पाने की चिंता में रहते हैं। बकेट ऑन प्रेड। जब ऐसे लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वह क्या करते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता ही बकेट कैरिंग की है, इसलिए उनके पास समाधान भी इस संदर्भ में आता है। यदि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा बकेट कैरिंग करना होगा। मैं शाम तक हफ्ते में बकेट कैरी करने का दूसरा काम खोज लूँगा। डैडी बकेट कैरिंग कहते हैं। इस पर मम्मी बकेट कैरिंग का भी जवाब होता है। बच्चों के होने के पहले भी मैं यही काम करती थी और मैं फिर से इसकी शुरुआत कर सकती हूँ। बकेट कैरिंग माता पिता को घोषणा होती है कि बच्चे भी स्कूल के बाद गर्मी की छुट्टियों में बकेट कैरिंग काम करेंगे, और ऐसा ही होता है। इसका परिणाम क्या होता है? आज उत्तरी अमेरिका के लोग जापानियों की तुलना में सबसे ज़्यादा देर तक काम करते हैं। क्या वह ज़्यादा बकेट कैरिंग करके ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं। इससे जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। उपभोक्ता ऋण उच्चतम सीमा पर है। अमेरिका में घरेलू साझा सामान के लिए लिया गया ऋण पिछले 17 सालों से 4 गुना हो गया है।
आज औसत घरों में खर्चा करने का योग्य आमदनी के प्रत्येक डॉलर के लिए 95 ऋण है। पिछले 20 सालों में अपने परिवार की सहायता के लिए महिलाओं के काम करने का अनुपात लगभग 2 गुना हो गया है, जो 1980 में 19% था, आज वो 46% है। आप बिलों के भुगतान के लिए लोग अपने सबसे बड़ी संपत्ति अपने घर को दूसरे या तीसरी बार बंधक कर रखते हैं। दिवालिया होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 1.44% मिलियन लोग इसमें प्रति वर्ष जुड़ रहे हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था के हालत अच्छे हैं। आखिर इस तस्वीर के साथ क्या है? बड़े बकेट को ढोने करने का भ्रम। बकेट कैरियर्स ये तर्क देते हैं कि बड़े बकेट का अर्थ होता है बड़ा वेतन चेक। इनका ये मानना होता है कि यदि वह बड़े बकेट उठाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बकेट कैरियर्स को इस बात को जानने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है कि दूसरे बकेट कैरियर्स कितना पैसा कमा रहे हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स विभिन्न पेशों से जुड़े हुए लोगों को मिलने वाले प्रत्येक घंटे वेतन पर नज़र रखते हैं। आपका प्रति घंटा वेतन दूसरों की तुलना में कितना है? प्रति घंटा वेतन। पेशा प्रति घंटा वेतन। फूड कुक $6। गैस स्टेशन परिचय $7। जैनिटर $8। विक्रेता $9। सचिव $11। प्रूफर $13। कार मैकेनिक $13। ट्रक ड्राइवर $14। फाइबर फाइटर $15। मेल कैरियर $16। लोन अधिकारी $20। कंप्यूटर प्रोग्रामर $25। इंजीनियर $29। बौद्धिकविद $33। अधिवक्ता $36। डेंटिस्ट $44। डॉक्टर $39। ये मानते हुए कि अधिकांश लोग एक सप्ते में 40 घंटे का काम का ही वेतन है पाते हैं तथा प्रति वर्ष 2 हफ्ते की वेतन सही छुट्टी पाते हैं। हमें यहाँ नहीं उचित पर व्यवसायों की वार्षिक आमदनी दे रहे हैं। अब यदि आप एक कुक है या खुदरा विक्रेता है या मेल कैरियर है या आप अधिवक्ता या डॉक्टर की वार्षिक आमदनी को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि काश यदि मेरी आमदनी इतनी होती तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। मैं बिलों के भुगतान की चिंता के बगैर रात में आराम से सो पाऊंगा। सच है कि कुक के बकेट की तुलना में डॉक्टर का बकेट कहीं गुना बड़ा है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया है, बल्कि वो भी कुक या मेल कैरियर की तरह अपने बकेट कैरिंग जॉब पर निर्भर होता है। क्यों? ये बड़ा सरल है। एक औसत श्रमिक की तुलना में किसी प्रोफेशनल की आमदनी ज़्यादा होती है, पर वह खर्चा भी ज़्यादा नहीं करता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक डॉक्टर या अधिवक्ता की सालाना आमदनी 16 अंकों में होती है, पर उन्हें अपनी उदार जीवन शैली की वजह से आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है।
अब आप एक औसत श्रमिक की खर्चे की तुलना किसी प्रोफेशनल से करें। एक औसत श्रमिक $5,000 वाली सेकंड हैंड कार का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर या अधिवक्ता $45 वाली लेंस कार का। एक औसत श्रमिक अपने बच्चों की फ्री पब्लिक स्कूल में भेजता है, जबकि एक डॉक्टर या अधिवक्ता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। एक औसत श्रमिक $45,000 वाले मकान का मालिक होता है, तो डॉक्टर या अधिवक्ता $3,50,000 वाले मकान का मालिक होता है। एक औसत श्रमिक पिज़्ज़ा हट से हफ्ते में एक बार जाता है, तो एक डॉक्टर अधिवक्ता हफ्ते में 2 बार रियल्टी क्षेत्र में पिज़्ज़ा हट जाता है। एक औसत श्रमिक हर एक छुट्टियों में अपने परिवार को बाहर नहीं ले जा सकता, जबकि एक डॉक्टर अधिवक्ता ऐसा प्रत्येक वर्ष करता है। अब आप इसे तथा समझ सकते हैं। लोग डॉक्टर या अधिवक्ता से इसलिए आश्चर्य करते हैं कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। ये सच है कि डॉक्टर बकेट की तुलना में 10 गुना कमाता है, पर डॉक्टर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा खर्चा करता है। यानी दोनों की स्थिति समान है, दोनों वेतन चेक पर ही निर्भर है। बकेट का अंत सूख जाता है। थॉमस जे स्टेनली तथा विलियम डे डेकनो, जो प्रति वर्ष पुस्तक द $1 मिलियन डॉलर के लेखक हैं, उनका मानना है कि बड़े बकेट का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन एक श्रेणी के दौरान ऐसा पाया गया है कि आमतौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि जो लोग बड़े कारों में चलते हैं या महंगे मकानों में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, पर ये धारणा गलत है। सेटली तथा डैनी ने अपनी राय व्यक्त किया है। अधिकांश लोग अमेरिका में धन के बारे में गलत ख्याल रखते हैं। धन को आमदनी नहीं माना जा सकता। यदि आपकी आमदनी अच्छी है और आप सब खर्च कर देते हैं, तो आप अमीर नहीं बन सकते। हाँ, बेहतर जीवन ज़रूर जी सकते हैं। धन वो होता है जिसका आप सही इस्तेमाल करें, ना कि खर्चा करें। आय धनी कैसे हो सकते हैं? आप धनी कैसे हो सकते हैं? यहाँ भी कहीं लोग गलत ख्याल रखते हैं। ये भाग्य या बुद्धि गौर से कम नहीं होता है, बल्कि धन सही मामलों में कड़ी मेहनत वाली जीवन शैली और योजना तथा अनुशासन का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में, बकेट भले ही कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, वह सूख ही जाती है। दूसरी पाइपलाइन आत्मनिर्भर होती है, पर पाइपलाइन को त्याग की ज़रूरत पड़ती है। पाइपलाइन स्वयं तैयार हो पाती है। इसके तैयार करने के लिए समय और प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बकेट से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सभी लोग अपनी बकेट का आकार बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी बड़े हुए वेतन या अच्छी नौकरी का प्रस्ताव छोड़ नहीं सकता। यदि आपकी आय का स्रोत बकेट धोना ही है, तो सबसे बड़ी बकेट धोए। शायद बुद्धिमान ही इसी में है, पर ये बात
तब भी लागू हो रहेगी कि बकेट वहन करके आप कभी भी खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बना सकते। इससे आपका परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, भले ही आपकी बकेट भी कितनी भी बड़ी ना हो, क्योंकि जब तक वह आप बकेट कैरिंग करेंगे तब तक आप परिश्रम के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आप बकेट वहन करना बंद कर देंगे, आपकी आमदनी भी बंद हो जाएगी। कई बकेट कैरिंग लोग दिवालिया तक हो चुके हैं, क्योंकि जब वह बकेट कैरी कर रहे थे तो उन्हें पाइपलाइन तैयारी नहीं किया। जैसे ही वह बकेट सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी बदल गई। मेरे पिता कहा करते थे, पाइपलाइन ही लाइफलाइन है। क्या आप इससे क्यों को देखने की शुरुआत कर रहे हैं? भाग दूसरा, आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। अध्याय तीसरा, पाइपलाइन लाइफलाइन की ताकत। पर पैब्लो आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी पाइपलाइन की योजना के बारे में विस्तार से बताया। पैब्लो आधे दिन बकेट कैरिंग करने का काम करता था तथा बचे हुए समय और हफ्ते में पाइपलाइन की तैयारी करने का काम करता था। वह जानता था कि चिकनी मिट्टी से खुदाई करना एक कठिन काम है। उसे ये भी पता था कि पाइपलाइन का फ़ायदा मिलने में एक नहीं बल्कि 2 वर्ष भी लग सकते हैं। पर पैब्लो को अपने सपनों पर विश्वास था। वह काम करता था। ये कहानी एक ऐसे दो लोगों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक बेसबॉल का खिलाड़ी था तो दूसरा एक छोटी सी शहर के एक प्राथमिक स्कूल की टीचर थी। इन दोनों में और भी विभिन्नताएं थी। एक युवा व्यक्ति था तो दूसरी एक वृद्ध महिला थी। पहले को 1 साल में $1 मिलियन मिल जाया करते थे तो दूसरे की आमदनी कभी भी $10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। एक ही जिंदगी सदैव लोकप्रियता के इर्द गिर्द घूमती रही तो दूसरे की जिंदगी एक छोटे से शहर में गुजरी थी। पर अगर इनकी निजी या वृत्ति पसंद आदि को देखा जाए तो उनमें से विभिन्नता बहुत कम थी। आप देखेंगे कि उनमें ऐसे पाइपलाइन बिल्डर बन गया तथा रिटायर होने तक वह करोड़पति बन गया तथा दूसरा पूरी जिंदगी बकेट कैरिंग ही करता रहा। ये कहानी 2 अलग अलग लोगों के बारे में है। यहाँ पर बताना महत्वपूर्ण है, पर महत्वपूर्ण ये जानना है कि उनका चुनाव कैसा था और उन चुनावों में से वह आप क्या सीखते हैं। इन 2 कहानियों को सुनने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, स्वतंत्रता और सुरक्षा एकमात्र विकल्प पाइपलाइन का निर्माण ही हो सकता है। बॉल खिलाड़ी की गाथा। चलिए हम इसकी शुरुआत प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी की दास्तान से करते हैं। वक्त के साथ साथ इस प्रभावशाली खिलाड़ी ने निजी तथा व्यक्तिगत दोनों ही मामलों में कुछ गलत चुनाव किए। उसकी निजी चुनाव का परिणाम विवाह का टूटना, अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन की अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन की लत, अपने आप
में ये काम कम नहीं था। साथ ही उसके वित्तीय चुनाव भी अलग इतने बुरे रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस खिलाड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा। वह तकरीबन 20 साल तक चर्चा में रहा था। उसका नाम डैरली स्ट्रॉबेरी था। इसकी कहानी आपको ये सिखाती है कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। डैरली स्ट्रॉबेरी लगभग अपनी आधी ज़िंदगी प्रोफेशनल बेसबॉल खेल रहा था। उसकी 38 वर्ष की उम्र तक क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा लिया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने इस कैरियर के दौरान काफ़ी पैसा कमाया था, तकरीबन 2 से 5 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष। इसके अलावा उसने अपनी उपस्थिति, भाषण और ऑटोग्राफ वगैरह साइन करके अपने 40वें जन्मदिन के पहले लगभग 50 से 10 मिलियन डॉलर तक कमाए थे। स्ट्रॉबेरी की खेती स्थायी नहीं होती। इतना पैसा कमाने वाली शख्सियत को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल सेट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। एक स्थिति समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रॉबेरी की आमदनी तथा बचत इतनी कम थी कि वह अपनी वर्तमान पत्नी चेल्सी तथा अपने 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर सका। 100 मिलियन डॉलर की आमदनी पर बचत कुछ भी नहीं। आखिरी पैसों का क्या हुआ? उसने उन्हें खर्च कर दिया। महंगे घर, महंगी कारें तथा अपने सराए हुए चलते वाले मुकदमों को लड़ने के लिए वकीलों और खर्चीले तलाक, महंगे ड्रेस तथा अवलोकन वकील। इस पुस्तक के लेखक लिखे जाने तक उसने बेसबॉल खेलने में मना कर दिया था, यानी उसकी आमदनी का स्रोत ख़त्म हो गया था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर नियमित थी, बिल्स और ऐसे बिलों की संख्या दिनों दिन दुगनी और चौगुनी बढ़ती जा रही थी। अगले करोड़पति में आपका नंबर कैसे हो? अगले करोड़पति में आपका नंबर कैसे हो? दूसरी कहानी का अंत कुछ अलग है। ये मार्गरेट ओ'डोनल नामक एक स्कूल टीचर की कहानी है जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसने ये प्रमाणित कर दिया था कि आपको बड़ा पाइपलाइन बनाने के लिए बड़े बकेट कैरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब 70 वर्ष की आयु में वह रिटायर हुई तो उसकी आमदनी लगभग $8,500 प्रति वर्ष थी। जब वो 100 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई तो उसने लगभग 10 विभिन्न जगहों पर दान के लिए लगभग $2 मिलियन छोड़ रखे थे, जिनमें उसका चर्च, स्कूल तथा स्काउट ट्रूप शामिल था। पर ये कैसे संभव हो सका कि प्रति वर्ष $10,000 से भी कम आमदनी वाली महिला इतना पैसा जमा कर सकी? पर यह बड़ी साधारण सी बात है। उसने अच्छे स्टॉक्स में नियमित रूप से कुछ न कुछ डालते हुए निर्धारित विभिन्न योग की एक पाइपलाइन तैयार कर ली थी, जो समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। उसके ब्रोकर बॉब क्लोस्टिक कहते थे कि मार्गरेट को
स्टॉक में पैसा लगाने में मज़ा आता था। जब मैं उसे पहली बार मिला तो उसने मेरे टेबल पर 3 दस्तावेज़ों का पैकेजते हुए कहा था, मैं इन 3 कुत्तों को क्या करूं? ये वे स्टॉक थे जो अच्छा नहीं कर रहे थे, पर आने वाले 20 वर्षों के दौरान उसके पोर्टफोलियो में कुछ ब्लू चिप्स स्टॉक और टैक्स बचाने वाले फंड तथा यूटिलिटी स्टॉक शामिल हो गए, जिससे उसने अपनी मृत्यु तक अपने पास रखा। अपने आप किसी भी विनियोग का शायद ही उसका इस्तेमाल किया ताकि उसका रिटायरमेंट पाइपलाइन लगातार बढ़ता रहे। छोटा देहात बड़ा परिणाम। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मार्केट वैसे लोगों में थी जो एक पैसे के लिए पीछे पड़े रहे या अपने खान पान पर खर्चा नहीं करती, तो आप गलत है। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाया भी जाया करती थी, एक बढ़िया सी कार भी चलाया करती थी तथा लंबी छुट्टियों में हवाई जहाज़ से यूरोप की यात्रा भी किया करती थी। उसने कभी भी जीवन का आनंद उठाने से इनकार नहीं किया, पर साथ ही खर्चे के मामले में अनुशासन को भी ध्यान में रखा। इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश की। इस तरह आप देखते हैं कि मार्केट की दीर्घकालीन पाइपलाइन बिल्डर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। उसने 20 वर्ष की उम्र से ही बचत तथा विनियोग करना शुरू कर दिया था। इस प्रतिक्रिया को अपने मृत्यु तक बरकरार रखा। आगे के अध्यायों में आप पाएंगे कि समय के साथ साथ पाइपलाइन की लाइफलाइन कैसे बढ़ाई जाती है। पेब्लो की तरह इस बात की संभावना हो सकती है कि पाइपलाइन बिल्डरों को उनके प्रयासों का परिणाम पहले के कुछ सालों में ना मिले, पर लगातार किए गए प्रयास छोटे से अंशदान को भी बड़ा लाभ दे सकते हैं। बकेट के सूखने के बाद पाइपलाइन पानी देता रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं पाइपलाइन की ताकत के बारे में आपसे क्या कहना चाहता हूँ। डार्लिंग स्ट्रॉबेरी वर्षों तक एक बड़ा बकेट वहन करता रहा, पर आज उसके पास क्या है? रद्द हो चुके बहुत सारे चेकों से भरा बैग्स। स्ट्रॉबेरी के पास 20 साल थे जिसके दौरान वह पाइपलाइन बना सकता था। यदि वह अपनी कमाई का सिर्फ 10% भी इन्वेस्ट पाइपलाइन को तैयार करने के लिए स्टॉक में डालता, तो शायद उसके पास आज $20 मिलियन से लेकर $100 मिलियन तक की पाइपलाइन तैयार हो चुकी होगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। स्ट्रॉबेरी ने ये मान लिया था कि उसकी बड़ी सी बकेट काफ़ी खाली नहीं होगी। ऐसा धारणा गलत साबित हुई। बकेट भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह खाली हो ही जाती है। यही कारण है कि बकेट कैरिंग को उसके दोबारा भरने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो बीमारी है या रिटायरमेंट या दुर्घटना या जलने की आदि वजह से बकेट को दोबारा भरना संभव नहीं होता, तो वह सूखना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ पाइपलाइन बकेट के सूखने के बाद भी मुनाफा देता रहता है। यह नियम छोटे तथा बड़े दोनों ही बकेट कैरिंग के लिए लागू होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था,
बकेट का आकार बहुत ही नियत होता है, बल्कि बड़े बकेट वाले लोग ज़्यादा बड़े फिजूल खर्चे करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मूल मंत्र होता है पाइपलाइन निर्माण मानसिकता को स्वीकार करता है। पाइपलाइन को अमली जामा पहना। जितनी छोटी बकेट उतनी बड़ी पाइपलाइन की आवश्यकता। ज़्यादा पैसा कमाना स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होगी। सिर्फ पाइपलाइन ही सब कुछ नहीं कर सकता। यदि आप पाइपलाइन रणनीति को नहीं अपनाते तो आपका बकेट सूख जाएगा। मैंने आपको डेयरी स्ट्रॉबेरी की कहानी के बारे में इसलिए बताया कि स्ट्रॉबेरी जैसे अमीर आदमी का स्टॉक सूख जाता है तो वह आपका क्यों नहीं। इसके बारे में सोचें। स्ट्रॉबेरी को वेतन चेक पर ही निर्भर रहना पड़ा। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? स्ट्रॉबेरी को ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसके बकेट कैरिंग दिन कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? स्ट्रॉबेरी मूर्ख की तरह अपने धन उड़ाता रहा, लुटाता रहा, समय गंवाता रहा, जबकि उसके समय वह अक्लमंदी से एक लाइफलाइन ही बना सकता था। बेशक स्ट्रॉबेरी ने ऐसा कुछ गलत निर्णय नहीं लिए थे जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, पर उसका सबसे गलत निर्णय ये था कि पाइपलाइन नहीं तैयार कर पाना। इससे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। आखिरी उसकी सोच क्या थी? दूसरी तरफ मार्गरेट और डैनियल ने बकेट वाहन भर करने के दरमियान ही पाइपलाइन बना लिया था। जब उसका बकेट ढोने का समय ख़त्म हो गया तो उसके पाइपलाइन ने उसकी सहायता करना शुरू कर दी। अब चुनाव करने की आपकी बारी है। अब आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह की स्थिति में रहना चाहेंगे, डार्लिंग स्ट्रॉबेरी की या मार्गरेट ओ'डोनेल की? यदि आपका उत्तर मार्गरेट ओ'डोनेल हो तो आपको पाइपलाइन तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन होती है, क्योंकि ये निर्भर होता है कि ठीक है कि समय समय पर इसके मरम्मत की आदि की ज़रूरत पड़ती है, पर पाइपलाइन आपको द पैराबल ऑफ पाइपलाइन अध्याय 4। पाइपलाइन की शक्ति। एक बार पाइपलाइन का काम पूरा हो जाने के बाद पैब्लो को बकेट वहन करने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। अब वह काम करे या ना करे, पानी बहता रहेगा। जब वह खाना खाता है या सोता है या सप्ते में खेलता है, तब भी पानी बहुत आता रहता है, बहता रहता है। गांव में जितना ज़्यादा पानी आने लगा है, उतना ही पैसा पैब्लो के जेब में आने लगा है। लीवरेज या उत्तोलन एक विस्मयकारी अवधारणा है। सभ्यता को बदलने की अवधारणा। सही अर्थों में उत्तोलन और के बगैर आप किसी
पुस्तक को अपने हाथों में नहीं रख सकते हैं। अब आपको विस्तार में बताऊंगा। 1440 में जॉन्स गुटेनबर्ग नामक एक युवा उद्यमी ने अंगूर का रस निकालने वाले प्रेस को एक कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया। उसने गुटेनबर्ग बाइबल की 180 पंक्तियां प्रिंट की तथा और कुछ ही दिनों में उसने सबको बेच दिया। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस को तुरंत सफलता मिली। एक दशक के बाद अंदर प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में फैल गया। सन 1600 के मध्य तक यूरोप में 8 लाख से भी ज़्यादा प्रिंटेड पुस्तकें के प्रचलन आ गई, जो पिछले हजारों वर्षों में तैयार की गई पुस्तकों की संख्या में 10 गुना ज़्यादा थी। गुटेनबर्ग प्रेस ने बकट कैरिंग के द्वारा तैयार पुस्तकों को पीछे छोड़ दिया। गुटेनबर्ग के पहले पुस्तक लेखक तथा मठवासियों द्वारा हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को तैयार करने में काफ़ी खर्चा आता था, साथ ही वे वर्षों लग जाया करते थे। गुटेनबर्ग ने सबको बदल कर रख दिया था। प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक बार टाइम सेट हो जाने पर हज़ारों कॉपियां आराम से निकल जाया करती थी। प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटर का समय तथा पैसा तो बच ही जाता था, उसकी उत्पादकता भी बढ़ोतरी हो गई। बकट कैरिंग मॉडल के ज़माने की पुस्तक प्रयास और परिणाम के अनुपात ही एक था। 1 घंटे का प्रयास का उत्पादन 1 घंटे का परिणाम था। यदि एक लेखक को 1 पेज की कॉपी करने में 1 दिन लगता था, तो 100 पेज तैयार करने में 100 दिन लग जाते थे। प्रिंटिंग प्रेस का आगमन या पाइपलाइन निर्माण का मॉडल। अगर हम इस रूप में देखें कि 16वीं शताब्दी को प्रिंटिंग में अगर 1 पेज का टाइम सेट होगा तो दिन की समाप्ति तक सिर्फ 2 की कॉपी ही निकल पाएगी। पर आप देखेंगे कि दूसरे दिन क्या होगा। प्रिंटिंग का आगमन हुआ और उसने 100 प्रतियां निकाल दी। दूसरे शब्दों में प्रेस जितना काम 2 दिनों में करती थी, उसे एक लेखक को करने में 10 दिन लग जाएंगे। ये है कि उत्तोलन की ताकत। पाइपलाइन निर्माण मॉडल को प्रयास और परिणाम का अनुपात 1:1 नहीं रहता है। जब हम उत्तोलन का उपयोग करते हैं तो प्रयास तो वही रहता है, पर परिणाम 100 गुना ज़्यादा और 1000 गुना ज़्यादा, यहाँ तक कि कई लाख गुना भी ज़्यादा हो सकता है। उन्मूलन का मूल शब्द लीवर है, जो वास्तव में एक पुराना फ्रेंच शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ का हल्का बनाना, और ये लीवरेज की ताकत की उपयोगिता परिभाषा है। लीवर का उपयोग करने में किसी बड़े बोझ की हल्काया किया जा सकता है कि एक बच्चा भी उसे आसानी से घुमा सकता है। जब हम
लीवर के सिद्धांतों का उपयोग समय और पैसे पर निर्माण करते हैं तो ठीक वही बात होती है, परिणाम संयोजित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए समय के लीवरेजिंग के मामले में 1 घंटे का प्रयास 100 घंटे के उत्पादन का परिणाम होता है। 1 हफ्ते का कार्य 1 साल के उत्पादन का परिणाम होता है। पैसे को लीवरेजिंग के मामले में समय के अनुसार विनियोग किया गया प्रत्येक डॉलर तक का संयोजित होता है, जब तक कि वह एक प्राथमिक विनियोग के कई गुणों को क्यों नहीं हो जाए। प्रिंटिंग प्रेस को इसका एक बेहतर उदाहरण माना जा सकता है कि कैसे लोग अपने समय, पैसे और तथा प्रयासों का उत्तोलन कर सकते हैं। उत्तोलन इस समीकरण को पीछे छोड़ देता है कि समय की इकाई पैसे की कई इकाई के बराबर होता है। उत्तोलन लोगों को काम को सहज बनाता है, ना कि कठिन, और प्रत्येक पाइपलाइन के पीछे यही ताकत होती है। समय का उत्तोलन लोगों को भाड़े पर लेना इस बात का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि कैसे लोग अपने समय का उत्तोलन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। शायद ये आपके लिए असंभव होगा कि आप मेज़बान, वेटर, शेफ और डिश वॉशर तथा बुक कीपर का सारा काम खुद करते हुए भी लाभदायक व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप काफ़ी काम करके कुछ लोगों को बड़ा वार्ड में रख लें। यदि आप अपने 10 स्टाफ को औसत $10 प्रति घंटा देते हैं, तो आप प्रति घंटा वेतन के रूप में $100 का भुगतान करते हैं। यदि आप अपने रेस्टोरेंट के प्रति घंटे $1000 का राजस्व प्राप्त करते हैं, तो खर्चे के बाद आपके जेब में आ जाता है। पैसे की लीवरेजिंग यानी उत्तोलन का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है स्टॉक मार्केट में विनियोग। बेशक आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वह वॉल स्ट्रीट की एक और जीवन दंत कथा तो है ही, साथ ही में वह विश्व का दूसरा या तीसरा अमीर आदमी है। उसने दूसरों के पैसों का उत्तोलन किया है। इस प्रक्रिया में खुद तथा अन्य निवेशकों को अमीर बना दिया है। अब ज़रा इस पर गौर करें। यदि आपने 1965 में बफेट के बेर्कशायर हेल्थ स्टॉक में एक $10,000 का विनियोग किया होगा और कुछ सालों तक छोड़ दिया होता, तो 1998 में आपका विनियोग $51 मिलियन तक पहुंच गया होता। ये आश्चर्य की बात है। 35 साल पहले बेर्कशायर हेल्थवे स्टॉक की कीमत $9 थी। 1998 के अंत तक वह $70,000 हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपने 1965 में $300 का विनियोग किया होता, तो आज आपके पास $1 मिलियन होते। अब आप उत्तोलन की ताकत को समझ सकते हैं। बेर्कशायर हेल्थवे स्टॉक इस बात का प्रमाण है कि उत्तोलन से मिलने वाले परिणाम प्रयासों से कई गुना ज़्यादा होते हैं। अब ज़रा इसके बारे में सोचें। 1965 में $300 जमा करने के लिए कितने प्रयास की ज़रूरत पड़ी होगी? 2 या 3 दिन का काम। ये बहुत से बहुत 1 हफ्ते का काम।
ज़रा सोचिए, एक बार जब $300 का विनियोग कर लिया गया हो तो आप फिर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत या क्यों पाइपलाइन तैयार हो चुके होते। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा कि आप समाचार पत्र के द्वारा नियमित रूप से स्टॉक के मूल्यों पर नज़र रखते हैं। आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप बगैर अपनी उंगली को उठाए $300 को $1 मिलियन में बदल दें। आप देख सकते हैं कि किस तरह उत्तोलन के बुद्धिमान पूर्ण किए गए प्रयोगों से थोड़ा ही समय में डाल गया पैसे कितना गुना बढ़ जाते हैं। क्या आप ये उचित नहीं होगा कि आप किसी ऐसे मैकेनिज़्म की तलाश करें जिसमें आप $1 को $100 में उत्तोलन कर सकते हैं या 1 घंटे को 100 घंटों में। क्या आपका ये अच्छी बात नहीं होगी कि आप एक बार काम करें तथा बाकी उत्तोलन को करते दें। दोस्तों, यदि आप उत्तोलन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वही करना होगा जो पेब्लो तथा वॉरेन बफेट जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने किया, यानी एक पैसा उत्तोलन की खोज जो आपके समय और पैसे को आज उत्तोलन कर सके ताकि आप कल बेहतर हो सके। अध्याय 5वां, मनी का उत्तोलन। पाम बीच पाइपलाइन। ज़रा सोचो, पेब्लो ने कहना जारी रखा, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रत्येक गैलन का पानी इन पाइपलाइनों से होकर गुजारे। जितना ज़्यादा पानी इन पाइपलाइन से होकर गुजरेगा उतना ही पैसा हमारे जेब में आएगा। मैं जिस पाइपलाइन को बना रहा हूँ वो मेरे सपनों का अंत नहीं बल्कि ये तो मेरी सपनों की शुरुआत है। ऐसी दंत कथा है कि चीन का एक शासक शतरंज कहे जाने वाले एक नए खेल का प्रेमी हो गया। शासक ने खेल के सुजन को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारकर्ता को शाही महल में बुलाया और कोर्ट में ये घोषणा की कि आविष्कार की एक अच्छी सी मूर्ति की जाए। महाराज, आपने मेरा मान बढ़ाया है। आविष्कारक ने विनम्रता से कहा, मेरी इच्छा ये है कि आप मुझे चावल का एक दाना प्रदान करें। सिर्फ चावल का एक दाना? राजा ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल सही। चेसबोर्ड के पहले स्क्वायर के लिए सिर्फ एक दाना, आविष्कारक ने कहा। दूसरे स्क्वायर के लिए 2 दाने, तीसरे स्क्वायर के लिए 4 दाने तथा इसी तरह जब तक पूरे चेसबोर्ड के लिए एक दाना 2 गुना नहीं हो जाता। बस ये मेरी छोटी सी इच्छा है। राजा काफ़ी खुश हो गया और मुझे इतना आश्चर्यजनक खेल इतनी कम कीमत पर प्राप्त हो गया है। उसने मन ही मन में सोचा, अगर आज मेरे पूर्वज जीवित होते तो वे बहुत खुश होते। ठीक ही राजा चिल्लाया, चेसबोर्ड लेकर आओ और ताकि हमारे इस करार के सबके लोग साक्षी बन सके। दरबार के सभी लोग चेसबोर्ड के करीब आ गए और एक नौकर चावल के एक पौंड थैली में को लेकर आ गया और तथा उसने उसे आविष्कारक के हाथों में सौंप दिया। आविष्कारक उसे खोलते हुए मुस्कुराया। आविष्कारी ने नौकर से कहा, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम रसोई घर से चावल की एक बड़ी थैली लेकर आओ
दरबार के लोगों ने उसकी इस बात को सुनकर व्यंग से मुस्कुराया। इसके बाद आविष्कारक ने अपने कहे अनुसार बोर्ड पर चावल के दानों को रखना शुरू किया। दरबारियों ने 8 स्वीवर के पहले क्रम यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 से चावल के दानों को देखकर हंसना शुरू कर दिया। पर दरबारियों के चेहरे की हंसी दूसरे क्रम के बीच तक आते आते गायब हो गई। जब 2 छोटी थैलियां ख़त्म हो गई तो फिर मध्य आकार की थैली, फिर बड़ी आकार की थैली और फिर ख़त्म हो गई। दूसरे क्रम के ख़त्म होते ही राजा ये समझ गया कि उसे बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक ने कुल 3,32,768 दाने प्राप्त कर लिए। फिर वह 48वें वर्ग खाली थे। राजा ने खेल को ख़त्म कर दिया तथा कहा कि सबसे बुद्धिमान गणितज्ञों को बुलाया जाए। उन्होंने इन आंकड़ों को अपने अम्बेक्स के सहारे गिनते हुए एक निर्धारित निर्णय लिया। 64 वर्ग वाले चेस बोर्ड के प्रत्येक वर्ग के चावल के दानों को 2 गुना करने से उसकी संख्या 18 करोड़ अरब दानों तक की जाएगी। इससे अगर आज जोड़ा जाए तो इसकी मात्रा इतनी होगी कि जितनी की विश्व के तमाम चावलों को 10 गुना से करने के बाद भी आ सकती है। राजा ने इस प्रदर्शन को रुकवा दिया और आविष्कारक के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। यदि राजा को अपनी उसे शब्द से मुक्त कर दिया जाए तो वह आविष्कार को इसके बदले एक देश के साथ 100 एकड़ चावल के उपजाऊ खेत और आविष्कारक ने इसे प्रस्ताव को मान लिया, स्वीकार कर लिया। सभी लोगों ने इस आविष्कार को उसके विवेक तथा चतुराई के लिए उसे बधाई दी। वह खुशी खुशी अपने घर को लौट गया तथा उसने वर्षों तक अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। राजा तथा आविष्कार की कहानी हमें तो 2 गुना करने की अवधारणा की ताकत को बतलाती है। इस अवधारणा की शुरुआत तब हुई थी जब पहले बैंक ने किसी पहली धनी व्यापारी को इसके जमा पर ब्याज दिया था। अंत ये अवधारणा प्रमाणित तथा अच्छी तरह सच्चाई पर खाई गई है। ये हो सकता कि आविष्कारक तथा राजा के गतिज्ञ इस ताकत को परखने वाले पहले व्यक्ति हो, पर वह अंतिम तो नहीं हो सकते। सैकड़ों वर्षों बाद एक दूसरे के प्रति गतिज्ञता अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 2 गुना करने या चक्रवृद्धि की इस अद्भुत अवधारणा को मान लिया और इस दुनिया के 8वें आश्चर्य का नाम बन गया। धन के सृजन तथा संचय के लिए इस 2 गुना करने की अवधारणा इतनी प्रभावी है कि मैंने इसे पाइपलाइन का नाम दिया है। पाम बीच फ्लोरिडा का एक वो शहर है जहां से विश्व की कई गगनचुंबी इमारतें अंटार्कटिका महासागर को निहारती है। पाम बीच के धनी लोगों के पास के लिए नहीं करना पड़ता है, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। उन्होंने काफ़ी मात्रा में पैसा पाइपलाइन में लगा रखा है। उसका लाभ वह कई वर्षों तक वर्ष तक मिलता रहता है, चाहे वो निवेशक काम करे या ना करे। पाम बीच पाइपलाइन पूरी तरह से 2 गुना करने की अवधारणा पर काम करती है।
इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्यशाली उत्तराधिकारी एक बेहतर जीवन जी सकते हैं तथा इस प्रक्रिया के अंतर्गत वह अमीर हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना विवेक अवश्य ले सकते हैं, उसे आनंद उठा सकते हैं। नियम 72 अमीर बनाने का नियम। अब आप ये देखेंगे कि अमीर लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। आप नियम 72 को देखें यह धन के समय संचय की एक ऐसी अवधारणा है जिसे विश्व के तमाम बड़े स्टॉक ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखलाते हैं। नियम 72 एक सरल फॉर्मूला है जिससे हम ये गुना करते हैं कि कैसे किया गया है। विनियोग कितने वर्ष में 2 गुना हो जाए, ये नीचे दिए गए तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास $1,00,000 का विनियोग स्टॉक में रहता है जिसमें वह 10% प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त करता है। अब नियम 72 का इस तरह का काम करता है। पहला चरण $1,00,000 का मूल्य निवेश। दूसरा चरण 10% वार्षिक ब्याज। तीसरा चरण 72 में से 10 से भाग दे तो 7.2 वर्ष। निष्कर्ष $1,00,000 7.2 वर्ष में $2,00,000 हो जाएंगे। यदि वो व्यक्ति अपने लाभ या मूल्य को खर्च नहीं करता है तो वो $1,00,000 का मूल्य निवेश 7.2 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 14.4 वर्ष में $4,00,000 हो जाएगा। 21.6 वर्ष में $8,00,000 हो जाएगा तथा 28.8 वर्ष में $1.6 मिलियन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जितना लंबे समय तक पैसे को बढ़ाने दिया जाए, पाइपलाइन का आकार उतना ही बड़ा हो जाएगा। वैसे लोग तो जो $1,000,000 किस्मत को लेकर पैदा होते हैं, पैसे को बढ़ाने की ताकत की लीवरेज करके खुद को शाही ज़िंदगी जी सकते हैं। साथ ही वे अपने बच्चों को भी अच्छे किस्मत दे सकते हैं। पैसे में वृद्धि का सही वो जादू है जिसकी बदौलत वैसे लोग जहाँ पैसा उत्तराधिकार में मिला होता, जैसे कैनेडी, डुबोट फायर, स्टॉकफोर्ड, रॉकफेलर तथा गेंटी आदि पूरी ज़िंदगी बड़े ही शान और आराम से जीते रहे। सही शब्दों में कहे तो उनका बकेट कभी सूखा ही नहीं, क्योंकि वो पाइपलाइन उन्हें नियमित रूप से वर्ष तक पानी देती जा रही थी। यूरोप के रॉथस्चिल्ड्स के मामले में ये मिलीनियर सिलसिला तो दशकों तक चलता रहा। बच्चे और पैसा। सौभाग्य से पैसे का उत्तोलन करना बनाई गई पाइपलाइन सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं होती, बल्कि औसत लोगों के इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि आपने मार्क ओ'डोनेल की कहानी में सुना होगा कि कैसे एक मामूली सी स्कूल टीचर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को उत्तोलन करते हुए $1 मिलियन की मालकिन बन गई। कैसे एक औसत आदमी अपने पैसे की लीवरेज करते एक लंबे समय तक चलने वाली पाइपलाइन तैयार कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि मैं आपका माइकल जे सर्ल द्वारा लिखी गई एक छोटी सी किताब किड्स एड मनी के बारे में बताऊंगा। वास्तव में इस किताब का नाम पीपल एड मनी है होना चाहिए, क्योंकि सर्ल द्वारा बनाई गई इस सिद्धांत का युवा और बड़े लोगों पर भी लागू होता है।
एक भूतपूर्व वॉल स्ट्रीट पावर ब्रोकर तथा 4 बच्चों के पिता सलर बच्चों को अपने पैसे बचाने के लिए सरल सा एक तरीका बतलाते हैं। वह कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के 3 प्लास्टिक जार लेकर देने चाहिए जिनका वह क्रमशः खर्चा, बचत तथा निवेश लिखा होना चाहिए। जब माता पिता अपने बच्चों को हफ्ते भर के लिए पॉकेट मनी देते हैं तो उन्हें इस पैसे की 3 भागों में बांट देना चाहिए। खर्चा वाला जार तुरंत किए जाने वाले खर्चों के लिए है, जैसे बबल गम, बेसबॉल कार्ड आदि, तथा इन्हें पैसों का उपयोग धर्म, शुल्क तथा दान आदि के लिए किया जा सकता है। बचत वाला जार बड़े भर खर्च के लिए रखा जाना चाहिए, जैसे कि नई सीढ़ी या वीडियो गेम आदि के लिए। निवेश जार पहले दो जारों से अलग होना चाहिए, जो खर्चा करने के लिए नहीं होता, कभी नहीं। सलर इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि यदि हमारे पास बुरे समय के लिए कुछ नहीं होगा तो सदैव ही कर्ज की तलवार हमारे सर पर लटकती रहेगी। वैसे को जो दीर्घकालीन पाइपलाइन निवेश करना चाहते हैं, उन्होंने इस 3 जार प्रणाली को उपयोग करना चाहिए, पर इन्हें वह जार में रखने के बजाय उन्हें अपने पैसे बैंक और ब्रोकरेज में लगा दिया। पहले अपना भुगतान करें। अमीर लोगों की तरह अपने पैसे को उत्तोलन देने का तरीका ये है कि हम पहले अपना भुगतान करें, यानी अपने निवेश खाते का मालिकाना अंशदान नियमित रूप से करें, ताकि आप द्वारा किए गए निवेश का वृद्धि हो सके। अपने निवेश पाइपलाइन को तैयार करने के सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपनी आमदनी से प्रत्येक महीने से कुछ पैसों निकालकर अपने पाइपलाइन में जमा करें। ये बड़ी बुरी बात है कि हम लोग अमीर माता पिता का चयन नहीं कर सके। नतीजतन हमें बचत भी करनी पड़ती है और वह बचत हमारे वेतन को प्रभावित करती है। पर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस देश के अधिकांश लोगों को किस्मत विरासत में नहीं मिला करती। आंकड़े ये बतलाते हैं कि 5 करोड़पतियों में से 4 ऐसे हैं जिन्हें विरासत में $10,000 से कम ज़्यादा नहीं मिला है, पर उन्होंने रॉकफेलर तथा केनेडी की निवेश रणनीतियों को नकल करते हुए अपनी स्थिति को सिद्धांत बना लिया है। दूसरे शब्दों में, अपनी मेहनत से करोड़पतियों ने अपने पास बीज पाइपलाइन तैयार करने के लिए अपने पैसे को उत्तोलन किया है। पर कैसे? 3 जार वाले तरीके का इस्तेमाल करना इन लोगों ने प्राप्त किया। सभी पैसों को खर्च करने के बजाय अपनी आमदनी का एक ऐसा बड़ा हिस्सा निवेश जार में रखना तथा उसे प्रति वर्ष बढ़ाने दिया। सामान्यतः करोड़पति लोग अपने सफल आय का लगभग 15 से 20% बचत कर लेते हैं तथा इसका निवेश परिणामी पाइपलाइन को तैयार करने में करते हैं, जैसे स्टॉक, बोर्ड, व्यवसाय संपत्ति, कर्मशाला, स्टेट पेंशन फंड आदि। ये कारण है कि अधिकांश करोड़पति 50 से 60 वर्ष की उम्र के करीब पहुंचने पर भी $1 मिलियन के स्वामी बन जाते हैं। 10% दर से $10,000 7 वर्ष के बाद $20,000 हो जाते हैं, पर 50 वर्ष तक 7 बार 2